Hello, dear students. Welcome back to Power System class. I hope you all are doing well and good. In previous lecture, we have discussed about the requirements for an ideal distribution system. We also discussed about the feeders and distributors and the factors that affect in the designing purpose of feeders and distribution in details. Feeders and distributors in details. Today we are going to discuss about the connection schemes used for the distribution system. Okay, so the connection scheme that we use in the distribution system can be classified based on various methods, and it takes us to a chart. So let me show you the chart first. Here is the chart. Here you can see. Firstly, it can be divided into based on nature of the current. It can be divided based on the construction of the cable, and it can be divided based on scheme of the connection. Okay. About the construction of cable, we have seen overhead lines and underground lines, so we are pretty much clear about that section. Then, according to nature of current, there is DC distribution and AC distribution. We discussed a little bit about this in the very early in the chapter. DC में दो तरीके से उसको डिवाइड किया जाता है, टू वायर डीसी सिस्टम, थ्री वायर डीसी सिस्टम, और एसी में होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जो दोनों ही आपने कहाँ पे देखा इस चैप्टर में, आपने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही साइड पे आपने देखा. देन थर्ड वन इज रेडियल. जो थर्ड जो है, जो स्कीम ऑफ कनेक्शन के बेस पे होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ रेडियल सिस्टम, रिंग मेन सिस्टम एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम. ओके, जो आपने नहीं देखा है, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द करंट ऑफ माई सिस्टम. ओके, तो सबसे पहले होता है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. नाउ टॉकिंग अबाउट डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सो इन डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वी यूज़ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम. पहला होता है टू वायर डीसी और दूसरा होता है थ्री वायर डीसी. ठीक है, टू वायर डीसी सिंपल होता है, जिसके अंदर हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइड यूज़ कर लेते हैं, और उसके बीच में हम लोड को जो है कनेक्ट करते हैं. एंड इट लोड कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी मोटर, इट कैन बी योर फैन, इट कैन बी अ बल्ब, एन इल्यूमिनेशन डिवाइस और एनीथिंग. सो ये हो गया आपका टू वायर डीसी सिस्टम. उसके बाद दूसरा जो सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? थ्री वायर डीसी सिस्टम. ठीक है, थ्री वायर डीसी सिस्टम है. उसके अंदर क्या क्या होता है? उसके अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, ये तीन होते हैं. ठीक है, आपका जो कुछ भी आपका लोड है, वो आप इसके बीच में कनेक्ट कर सकते हो. आप कनेक्ट कर सकते हो पॉजिटिव और न्यूट्रल के बीच में, आप कनेक्ट कर सकते हो न्यूट्रल और नेगेटिव के बीच में, और आप कनेक्ट कर सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में भी. ठीक है, आई थिंक पिक्चर देखने से आपको ज़्यादा बेटर आइडिया आएगा. सो लेट मी टेक यू टू द पिक्चर ऑफ दैट. हियर यू कैन सी this is my DC 3 wire system. This is positive, this is negative and this is neutral. अब आप पॉजिटिव और न्यूट्रल के बीच में भी कनेक्ट कर सकते हो, न्यूट्रल और नेगेटिव के बीच में कनेक्ट कर सकते हो, और आप पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में भी कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है, जब आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, डबल वोल्टेज चाहिए, तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कनेक्ट करोगे. ठीक है, उसके बाद आती है एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके अंदर होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. जिन दोनों के ही बारे में हमने कब पढ़ा? जब हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तब हम लोगों ने पूरा एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया. देन द अदर टाइप, ओवरहेड और अंडरग्राउंड, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कनेक्शन. सो उसके बारे में भी वी हैव डिस्कस प्रीटी मच एवरीथिंग अबाउट अर्लियर.
तो ओवरहेड में क्या होता है कि कंडक्टर जो होते हैं उनको हम लोग पोल से सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ओवरहेड वायर जा रहे होते हैं, पोल होता है, पोल के ऊपर जो कंडक्टर है उसको हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं, ओके। और लोड कहाँ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कंडक्टर और न्यूट्रल के बीच में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ओके। अगर सिंगल फेज हुआ तो, अगर 3 फेज लोड हुआ तो आप जो आपके जो भी 3 फेज है, आप RYB यूज़ कर रहे हो या ABC यूज़ कर रहे हो, उनके बीच में हम कनेक्ट करते हैं, ओके। और अंडरग्राउंड केबल, तो अंडरग्राउंड केबल का यूज़ हम लोग कहाँ कर लेते हैं, तो ऐसी जगह पे पहले तो, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो उसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा आपको केबल यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तो शॉर्ट डिस्टेंसेस। फिर जहाँ पे भी रेलवे क्रॉसिंग आ रही है, ठीक है, रोड क्रॉसिंग आ रही है, अगर ऐसा कोई पॉपुलेटेड एरिया है कि जहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ पे शॉक लगने का चांसेस रहता है, तो वहाँ पे हम लोग अंडरग्राउंड केबल्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट वाज आवर अंडरग्राउंड केबल। और उसका भी जो कनेक्शन है दैट इज सिमिलर टू योर ओवरहेड केबल्स और ओवरहेड ट्रांसमिशन ओवरहेड सिस्टम्स। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, जो है अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन स्कीम ऑफ कनेक्शंस। और उसके अंदर 3 तरीके के कनेक्शंस हो सकते हैं। पहला होता है रेडियल सिस्टम्स, दूसरा रिंग मेन, और तीसरा होता है इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम, इसके बारे में हमने थोड़ा सा पहले बात किया था, ठीक है। सो लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ, हियर इज द पिक्चर ऑफ माय रेडियल सिस्टम, ओके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा फीडर जा रहा है, फीडर के बीच में यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है वो ट्रांसफार्मर है, 11 kV टू 440 कन्वर्ट कर रहा है, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, लोड्स को डायरेक्टली फीड कर दे रहा है। ये हो गया मेरा रेडियल सिस्टम, ओके। और सेम चीज़ है, ये जो फीडर जा रहा है यहाँ पे और ये जो फीडर जा रहा है वहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, ओके। तो ये मेरा हो गया रेडियल सिस्टम, ओके। तो इसमें क्या क्या होता है कि सबसे पहले तो देखो इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत कम होता है, बिकॉज इट इज़ वेरी प्रेटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू। सो बहुत ही कम इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगा, ओके। बट प्रॉब्लम का क्या आ रहा है, जो लोग फीडिंग पॉइंट के पास होते हैं, जो कंज्यूमर फीडिंग पॉइंट के करीब होते हैं जिसके घर, दे गेट टू यूज़ मैक्सिमम पावर, मीन्स दे गेट हाई वोल्टेज। और जो लोग जो कंज्यूमर है उनके जो घर होते हैं, या फिर मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे भी वो सप्लाई करवा रहे हैं, वो अगर दूर हो गया मेरे फीडर से, लेट मी शो यू, हाईलाइट यू। सो देखो, ये जो लोड है जो फीडर से काफ़ी करीब है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज। और जो ये हो गया, ठीक है, ये फीडर हो गया जो काफ़ी दूर दिख रहा है अभी आपको, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो क्या होगा, लो वोल्टेज होगा। वाई, बिकॉज यहाँ पे देखो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, देखो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। सो एंड वाले लास्ट वाले तक आते आते बहुत कम वोल्टेज बचेगा। सो दैट इज़ प्रॉब्लम विथ रेडियल सिस्टम्स, एंड टू गेट रिड ऑफ दैट we discovered ring main system and interconnected systems, okay। बट अभी भी कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे बहुत छोटे लेंथ की लाइनें होती है वहाँ पे हम लोग रेडियल सिस्टम यूज़ कर लेते हैं, ओके। अनदर सिस्टम इज कॉल्ड रिंग मेन सिस्टम। हियर इज द डायग्राम, let me small it, now you can see it betterly, here is the diagram, okay। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके 2 सेकेंडरी सबस्टेशन है, सबस्टेशन ए एंड सबस्टेशन बी, ओके। और उसके बाद 3 जो लोकल सबस्टेशन है, जो छोटे सबस्टेशन है, वहाँ पे वो जा रहा है, आपका फीडर जा रहा है, ठीक है। कौन से है, SS1, SS2 और SS3, ओके। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू
ये जो सिस्टम है, बिकॉज यू आर यूजिंग टू डिफरेंट सबस्टेशंस, तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? सबसे ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में यूज़ होता है, ठीक है, जहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट 350 kVA पर किलोमीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा हो, ऐसी जगहों पे इसका यूज़ होता है, जो अभी तो काफ़ी नॉर्मल चीज़ हो गई है, ठीक है। सिटीज़ में ये चीज़ बहुत नॉर्मल है ना। ये ए और बी जो है, दे आर सेकेंडरी सबस्टेशंस, ओके। और ये जो छोटे सबस्टेशन है, वो लोग क्या कर रहे हैं, ए और बी दोनों ही इनको पावर फीड कर रहे हैं। कैन यू सी, यहाँ पावर फीड हो रहा है, ठीक है। ए जो है वो एस एस नंबर 1 को डायरेक्टली पावर फीड कर रहा है, और बी जो है वो एस एस नंबर 3 को डायरेक्टली पावर फीड कर रहा है। अब 1 और 3 दोनों ही एस एस 2 से कनेक्टेड है, ठीक है। सो जो एस एस ए है वो एस एस 2 को इनडायरेक्टली पावर प्रोवाइड कर रहा है, और एस एस बी है वो भी एस एस 2 को इनडायरेक्टली पावर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। नाउ जब ये इनडायरेक्ट पावर जब आपको इस तरह से मिलता है, ठीक है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? समझो कि किसी जगह पे फॉल्ट हो गया, ठीक है। ये देखो, जैसे कि लेट मी वन फॉल्ट कंडीशन, लेट्स यूज दिस कलर। चलो समझो कि यहाँ पे जो मेरा कनेक्शन है वो कट गया, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे फॉल्ट हो गया, ओके। तो फ़ायदा क्या होगा? कोई भी सिस्टम रुकेगी नहीं। जैसे देखो यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, तो ये इसको तो डायरेक्टली पावर यहाँ से मिल ही रहा है, देखो एस एस 3 को तो डायरेक्टली एस एस बी से पावर मिल रहा है, ठीक है। एस एस ए को डायरेक्टली एस एस 1 को डायरेक्टली एस एस ए से पावर मिल रहा है। अब यहाँ पे ब्रेक होने की वजह से एस एस 2 में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एस एस 2 को बी और ए दोनों ही पावर ट्रांसफ़र कर रहे थे। सो अगर यहाँ पे कट हो रहा है, फिर भी उसको यहाँ से तो पावर मिल ही रहा है। कैन यू सी, यहाँ से तो उसको पावर मिल ही रहा है। सो फॉल्ट कंडीशन में जो पावर का लॉस जो है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, मेरी सिस्टम ज़्यादा रिलायबल बन जाती है। सेम थिंग यहाँ पे, चलो यहाँ पे फॉल्ट हो गया, समझो एस एस 2 के पास ही हो गया, ओके। बट स्टिल यहाँ पे जो हमारी पावर फ्लो हो रही है वो एस एस ए में से जो पावर फ्लो हो रही है वो पहले एस एस 1 में जाएगी, फिर एस एस 2 में जाएगी, और एस एस 3 को भी हम पावर फीड कर सकते हैं बेस्ड ऑन माई एस एस ए ओनली, ओके। so that we can avoid the power cut scenarios, okay. So that was your रिंग मेन सिस्टम। इससे क्या होता है, जो आपका फीडर हो गया उसके अंदर जो लॉसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग अप, थर्ड पॉइंट, इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स। सो ये हो गया आपका इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। सो कैन यू सी दैट ए बी सी एंड डी 4 पॉइंट्स, ई एफ जी एंड एच 4 पॉइंट्स। अब ये ए बी सी डी जो है वो रिंग फीडर्स है, ठीक है। ए बी सी डी रिंग फीडर्स है, और ये S1 और S2 जो है, जो दिख रहा है आपको, ये दोनों क्या है, ये दोनों सबस्टेशंस है। तो S1 और S2 से क्या हो रहा है, आपको ए बी सी डी को आपको मिल रहा है सप्लाई, ओके। मतलब आपको 2 सबस्टेशन से सप्लाई मिल रहा है। कैन यू सी, S1 एंड S2। और ये जो आपको दिख रहा है EFGH, वो क्या है, वो है मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो फीडर से कनेक्टेड है, ठीक है। और उसकी वजह से आपको सबसे ज़्यादा एडवांटेज कहाँ मिलता है? चलो समझो कि मेरा सबस्टेशन ही ख़राब हो गया, सबस्टेशन 2 ख़राब हो गया, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे? तो इस केस में अगर सबस्टेशन 1 चालू है तो आप क्या कर सकते हो, सी से पावर जनरेट हुआ,
यहाँ से यहाँ चले गया, ठीक है। फिर आगे यहाँ से तो बढ़ेगा ही, यहाँ से यहाँ भी चले गया, यहाँ से यहाँ चले गया, यहाँ से आपको यहाँ पे भी मिल गया, ठीक है, ये वाले डिस्ट्रीब्यूटर पे, और यहाँ से यहाँ आ गया, जी वाले डिस्ट्रीब्यूटर पे भी मिल गया है। ओके, तो आपका कभी भी जो पावर जो है वो आपका कभी कट नहीं होता। ओके, आपको दूसरे सोर्स से पावर मिलता रहता है। और इसका दूसरा बेनिफिट क्या है कि जो पीक आवर्स है उसके ऊपर उस टाइम पे क्या कर सकते हो, दोनों ही जो आपके सबस्टेशन है वो अकॉर्डिंगली इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं जिससे ऑप्टिमाइजेशन हो सके पावर का पीक आवर्स में, ठीक है, ऑप्टिमाइज यूज़ हो पाए। दूसरा पॉइंट इसका है रिलायबिलिटी, विच इज़ एज सिमिलर एज रिंग मेन सिस्टम, and honestly ring main system is also getting followed here, right? You can see this ring ABCD is nothing but a ring, right? So that's your interconnected system. Now when we compare this radial system with ring main system, here's the difference between them. तो रेडियल सिस्टम जो है उसमें क्या होता है, लो वोल्टेज के लिए यूज़ होता है, मैंने बताया। रिंग मेन किसके लिए यूज़ होता है, हाई वोल्टेज के लिए, ठीक है। पावर फीडिंग रेडियल में किस तरह से होता है, सिर्फ एक ही एंड पे, डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ एक ही एंड पे मिल रहा है। और रिंग वेन में क्या होता है, अगर एक जगह वैसे डिस्कनेक्ट हो गया तो भी दूसरे से तो मिल ही जाता है, सो दो फीडर है। रेडियल का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उसका कॉस्ट कम होता है, रिंग मेन का ज़्यादा होता है, बट रिलायबिलिटी रिंग मेन में ज़्यादा है और रेडियल में बहुत कम है। ओके, अब फेलियर ऑफ सप्लाई की बात करें तो जो कंज्यूमर जो है उन लोगों को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है रेडियल सिस्टम में। क्यों? क्योंकि उसमें तो सिर्फ एक ही सप्लाई है। यहाँ पे आप देखो, ये आप क्या रेडियल सिस्टम है, ठीक है, ये आपका रेडियल सिस्टम है, यहाँ पे लोड लगे हुए हैं। समझो कि यहाँ पे अगर मेरा कोई फॉल्ट हो गया देन यहाँ पे तो पावर कट ही हो जाएगा। यहाँ से आपको जब तक आपका फॉल्ट रिपेयर नहीं होता तब तक इन लोगों को, ये जो कंज्यूमर है उन लोगों को बिना पावर के रहना पड़ेगा। सो कंज्यूमर सफ़र इन फेलियर ऑफ सप्लाई एज फेड फ्रॉम वन एंड ओनली। और रिंग में आपको मल्टीपल एंड से सप्लाई मिल रहा है तो फिर कंज्यूमर को सफ़र नहीं करना पड़ेगा ना। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने पहले बोला था कि जो सबसे पास जिसका घर है, मतलब जिसका, देखिए जो ये जो लोड है जिससे जो सबसे पास है वो हाई वोल्टेज, उसको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, और जो सबसे दूर है वो इट हैज़ टू ऑपरेट ऑन लो वोल्टेजेस। सो दैट वाज दैट। और कंडक्टर मटेरियल जो यूज़ होता है तो ज़्यादातर सी यू यूज़ होता है, कॉपर यूज़ होता है रेडियल सिस्टम में, बिकॉज उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, सिंपल। ओके, एंड देन कंडक्टर मटेरियल जो हम लोग यूज़ करते हैं रिंग मेन सिस्टम में, वो क्या होता है, वो जो है ACSR यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। कॉपर मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं, कॉपर मटेरियल जो चाहिए होता है कंडक्टर को, ठीक है। सो ऐसा ऐसा कॉपर मटेरियल के जो क्या करता है, तो थोड़ा सा कम जो कम करंट भी कैरी कर सकता है, ऐसा थोड़ा मिक्स्ड अलॉय। ओके, नाउ कमिंग टू रेडियल सिस्टम और AC सिस्टम जो है उसके डिफरेंस पे अगर हम लोग बात करें, स्मॉल फोर सिस्टम्स, तो सबसे पहला तो वोल्टेज ड्रॉप जो है उसमें बहुत कम होता है। DC रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन में वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, बट AC में ज़्यादा होता है, ठीक है। और क्यों कम होता है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस से आपको डील करना है, और AC में आपको रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, यू हैव टू डील विथ ऑल ऑफ देम। सो AC में आपको वोल्टेज ड्रॉप हमेशा ज़्यादा मिलेगा, बट AC में आपको पावर फैक्टर का रोल जो है वो बहुत क्रूशियल हो जाएगा, बट DC में पावर फैक्टर डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, एंड AC में यू नीड ट्रांसफॉर्मर्स, बिकॉज यू नीड टू कन्वर्ट योर पावर, राइट। आपको जनरेशन टाइम के ऊपर आपको कम से ज़्यादा में जाना है, ट्रांसमिशन करने के बाद आपको ज़्यादा से कम में जाना है, सो यू नीड ट्रांसफॉर्मर्स। बट DC डिस्ट्रीब्यूशन में you will not need transformers, right? So that was it, and now we will see few numericals. Let's start. So here is
वन ऑफ द सम। इसमें आपको क्या करना है, कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसकी साइज़ आपको ढूंढनी है, ठीक है। और आपको दे दिया है कि लेंथ ऑफ कंडक्टर ए टू बी क्या है, 300 मीटर है, ओके। और आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये डिस्टेंस है 40, 100, ठीक है। इसको टोटल करके आपको क्या मिलेगा, 300 आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे आपका कितना ड्रॉप हो रहा है वो आपको मिल रहा है करंट, ठीक है। 100 एम्पियर यहाँ पे आप लोड यहाँ पे है 100 एम्पियर का, यहाँ पे 40 एम्पियर का, यहाँ पे 30 का, यहाँ पे 50 का, ओके। और आपको दे दिया गया है कि परमिसिबल ड्रॉप जो है कॉपर कंडक्टर का, परमिसिबल ड्रॉप जो है वो 10 वोल्ट है, ओके। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूटर। सो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको जो भी आपके रेजिस्टेंस है उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे उसका वैल्यू बेस्ड ऑन 100, ओके। बिकॉज कंसिडरिंग रेजिस्टेंस ऑफ 100 मीटर लेंथ इक्वल टू आर ओमेगा, ओके। सो नाउ हियर यू कैन सी आर ए सी क्या हो गया, ये वाला आपका जो ये जो कनेक्शन है, ये यहाँ का रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया, डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 40 डिवाइडेड बाय 100 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना दिया था, आर ओमेगा, तो आर डिवाइडेड बाय 100 हो गया। सो 40 इंटू आर डिवाइडेड बाय 100, तो आपका मिल गया 0.4 आर। सेम वे सी डी में डिस्टेंस आपका कितना है 60, तो 0.6 आर, आर डी डिस्टेंस है 50 तो 0.5 आर, ओके। तो ये तीन आपको मिल गए। उसके बाद आर ई एफ बचा है, तो आर ई एफ में डिस्टेंस आपका कितना है 100, तो 100 बाय 100 हो गया 1 आर। उसके बाद क्या किया है, तो करंट, ये जो अलग अलग सेक्शन में जो करंट जो होगा वो फाइंड किया है। तो आई ए सी में कितना करंट होगा, सो उसके लिए हमको क्या करना है, जितना भी यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, पहले प्लस कर लेंगे, और हमको मिल जाएगा कि कितना मेरा आई ए सी है, ठीक है। बिकॉज इट इज़ आर स्टार्टिंग वोल्टेज। उसके बाद यहाँ से फिर पहले 30 ड्रॉप हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 50 हुआ। नाउ इफ़ वी कैन सम ऑल देम अप देन वी कैन फाइंड यहाँ पे कितना था, राइट। किरचॉफ्स लॉ you must know, you have studied, you must have studied that, right। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे था 50, यहाँ पे है 100, यहाँ पे 40, यहाँ पे 30। when we calculate that तो आपको मिलेगा 220, ओके। 100 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 30 इक्वल टू 220, 220 आपको मिला, तो 220 हो गया, 220 एम्पियर हो गया आपका आई ए सी करंट। उसके बाद आई सी डी ढूंढने के लिए व्हाट सिंपली यू विल डू, यहाँ पे 30 एम्पियर का जो है ड्रॉप हो गया, तो व्हाट वी विल डू, वी विल माइनस दैट 30 फ्रॉम 220। सो 220 माइनस 30 इक्वल टू 190, तो ये आपका आई सी डी हो गया 190। उसके बाद लेट्स सी आई डी ई में क्या होगा, यहाँ पे आपका कितना था 190, तो अब आपको आई डी ई में कितना कितना ड्रॉप हो रहा है 40। सो 190 माइनस 40, तो बचता है कितना 150, ओके। तो ये हो गया आपका 150। और आई ई एफ, ठीक है, आई ई एफ में कितना बचेगा, ओनली 50, बिकॉज वही बचा हुआ है, ओके। सो आई डी ई रह गया बीच में, आई डी नहीं, वी सॉ इट राइट, 190 माइनस 40 इक्वल टू 150। Now what we will do, we will calculate the total voltage drop among the distributor. So we will just multiply my voltages with yes, we will multiply it with my R, okay. So current and resistance V equal to I into R, and we will add them up. So what are we getting, 327 R। what we will do then, परमिसिबल ड्रॉप कितना था 10 वोल्ट, सो 327 आर इक्वल टू 10 वोल्ट आपको मिला।
और उसके ऊपर से आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा. एंड वंस यू हैव रेजिस्टेंस यू कैन फाइंड area, right? Because r equal to rho l by a. But there is a catch, you must take care of this thing because conductor जो होता है वो go and return होता है. So it is going at one place and then again carrying it back. So जो resistance जो हो जाता है एक कंडक्टर का वो हो जाता है डबल, सॉरी हाफ, नॉट डबल. सो रेजिस्टेंस हो गया हाफ और एरिया जो है वो हो जाएगा डबल. सो यूजिंग रो एल बाय आर इंटू टू. रो जो है फॉर कॉपर कंडक्टर इट इज़ 1.78 इंटू 10⁻⁸. यू इट्स गुड इफ़ यू कैन रिमेंबर दिस बिकॉज एग्जाम में कभी कभी नहीं देते, मोस्टली दे देते बट कभी कभी नहीं देते. सो दैट इज़ योर रो, दैट इज़ योर एल 1 and here is value of r by 2 and then we get this area 1.164 centimeter square is the cross section of my conductor. So that was the first sum. Let's see another one. So now we will see this sum 3.9.9. There is a single phase distribution AB. This is not AD, okay, this is AB only. Let's write it AB. So this is A and B only. Here's the AB. So 300 meter long and is fed from A. यहाँ से fed हो रहा है and loaded and as shown in this figure. The total resistance and reactance of distribution is 0.2 ohm per kilometer and reactance है 0.1 ohm per kilometer. And what do you have to calculate? You have to calculate total voltage drop in this distribution. Okay. ए और ए से सी के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर्स. सी और बी का डिस्टेंस कितना है 200 मीटर्स. यहाँ पे जो आपका लोड ड्रैग हो रहा है वो है 200 एम्पियर 0.8 लैगिंग और ये है 100 एम्पियर 0.707 लैगिंग. ओके, नाउ फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू, we will calculate the impedance based on the values of my reactance and resistance. So what is the value of Z? Z is simply R plus jx, right? Here's the value of R, here's the value of x. You will get your Z or you will get your impedance equal to 0.2 plus j 0.1 ohm per kilometer. Okay, then what we will do, we will find the section impedances, and with the help of section impedances we will be able to find the section currents and section voltages. So section impedances are very important. अब यहाँ पे ZCB का देख लेते हैं सबसे पहले. तो ZCB का जो लेंथ है वो कितना है 200 मीटर्स. ओके, और आपको जो Z मिला है वो कितना है ओम पर किलोमीटर में है. सो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू द मीटर्स. सो डिवाइड बाय 1000 इंटू 200 इंटू 0.2 plus j 0.1. So you will get 0.04 plus j 0.2 as your ZCB. Similarly we will do with ZAC as well. A और C के बीच का distance है 100, so we will write 100 and then same again 0.2 plus j 0.1 divided by 1000 and you will get this 0.02 plus j 0.01. By the way, this is a polar form equation. They have done nothing new. They just converted this rectangular form or complex number into a polar form that you can do easily with the help of calculator or even manually as well. Okay, so that was ZAC. Then coming to the find of section current. Okay, IAC. So IAC कितना दिया हुआ है आपको? It is given 100 एम्पियर 0.707 लैगिंग और IB कितना दिया हुआ है 200 एम्पियर 0.8 लैगिंग. So we will do nothing but we will just write them in the polar form here. 100 ampere into 0.707 lagging. So 0.707 is the value of, what is the value of sine 45, 1 by root 2, right? And when you do 1 by root 2 in calculator you will get this 0.707. So
here's the angle came from 0.070745, and as it was lagging in power factor, we are getting this negative sign. Same goes here, 0.8, angle will be minus 36.87, and negative sign because of lagging power factor. So now you have IC and IB. Section current is nothing but how much? Look at here, how much? Nothing but IB, because ICB is equal to IB, जो ऑलरेडी गिवन है 160 प्लस J 120 एम्पियर्स और 200 angle minus 30.87. Now if you have to find the section current, मतलब total current, what you will do, you will just add up these, right? You will just add up IC and IB to find IAC, right? IAC में से कितना जा रहा है वो find करने के लिए you will just add up this and add up this, right? So that's what we did. Here is the first value, this is the second value, and here we find IAC, section current. Now what we will do, we will find voltage drop in the section of CB. Here is the voltage drop you have to find here. So कितना होगा, based on Ohm's law, instead of R we are using Z here because we are dealing with AC system. So VCB equal to ICB into ZCB. Now what is the value of ZCB? Here we have found. What is the value of ICB? Here we have found. Just simply have to multiply it, right? When you multiply in polar, जो angles जो है उनका हमेशा क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन, मतलब प्लस है तो प्लस होता है, माइनस है तो माइनस होता है. तो यहाँ पे माइनस 36 प्लस 26 तो आपको मिलेगा माइनस 10.305 एंगल में, एंड मैग्नीट्यूड जो है 200 और 0.0447 उनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन. सो हियर यू गेट, एंड देन वोल्टेज सेक्शन इन द वोल्टेज ड्रॉप इन द AC सेक्शन, मतलब यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है. सो इट इज़ अगेन नथिंग बट IAC इंटू ZAC. ZAC की वैल्यू कहाँ पे, ये रही, आपको पता है, ठीक है. IAC की वैल्यू कहाँ पे, ये रही, आपको पता है. सो यू जस्ट हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई इट, and here we get value of VAC. Okay, now to find the total voltage, what we will do, we will add both voltages up, VCB plus VAC, and that's exactly what they did, and we are getting answer 15.5208 angle minus 114481 volt. Okay, so we will keep our lecture till here. This was your third chapter. We end this chapter here. From the next class we will be starting the next chapter. I hope you understand. If you are having any doubts, you can mention all your doubts in the comment section below. Thank you very much for listening. I will be seeing you in the next lecture. Thank you very much. Goodbye.